मम प्रिय छात्र छात्राओं, बच्चों, इसके पिछले पीरियड में बेटा हम जामुन का पेड़ इस पाठ पर चर्चा कर रहे थे और ये पाठ पूर्ण हो गया था। अभ्यास के प्रश्नों को भी मैं संकेत कर दिया था, उसका उत्तर तुमको लिखने हैं। पाठ को जैसे पढ़ाया हूं बेटा, उसके तहत पाठ में ही सभी उत्तर दिए हुए हैं। अब तुमको उसके उत्तर लिखने हैं। भाषा अध्ययन के बारे में भी मैंने तुमको बताया है ना, है क्या? भाषा अध्ययन के बारे में किसी भी भाषा में उसके संपर्क में आने वाले अन्य भाषाओं के शब्द सहज रूप से घुल मिल जाते हैं। पाठ में ऐसे शब्दों का बहुतायत से प्रयोग हुआ है, जैसे केस, ये केस अंग्रेजी शब्द है। क्लर्क, यह अंग्रेजी के। हुकूमत, ऐसे ये मना मातृभाषा के शब्द न है, अलग अलग भाषा के शब्द है। पाठ में ऐसे शब्दों का पहचानने का प्रयास करें जो आपको दूसरी भाषाओं का जान पड़ते हैं। साथ ही यह भी लिखिए कि वे किस भाषा के लिए गए। ठीक, इस कहानी में कई प्रशासनिक विभागों और पदानुक्रमों के जिक्र हुआ है। पाठ को पढ़े तो आया नहीं, एग्रीकल्चर और कहाँ फिर कतेक यानी पदानुक्रम आया और प्रशासनिक विभाग का नाम आया है ना, शिक्षा विभाग और ये विभाग वो विभाग सब आया बेटा। उसको छांट करके उनके हिंदी नाम लिखिए कहता है। ठीक है। किसी भी भाषा में संज्ञा के बहुवचन बनाने के लिए नियम होते हैं। हिंदी भाषा में किसी भी शब्द को बहुवचन में बदलने के कुछ नियम हैं, जैसे संज्ञा को कर्ता के स्थान पर बहुवचन में बदलने के नियम हैं। ख, संज्ञा का संबोधन के रूप में उपयोग पर बहुवचन के नियम। और ग, संज्ञा के अन्यत्र जैसे कि विभिन्न विभक्ति के साथ प्रयोग में बहुवचन के नियम। ये 3 ठो है। इसी तरह संज्ञा में लिंग और अंतिम ध्वनि भी उसे बहुवचन में परिचित करने का प्रभावित करती है। वे इस आधार पर विभिन्न ध्वनियों से समाप्त होने वाले तथा विभिन्न लिंगों वाले शब्दों की कल्पना कर उसके वस्तु बहुवचन रूपों को लिखिए। इस आधार पर संज्ञा का बहुवचन में बनाने के नियम बताइए। है, देखो इस खाके बनाया है। संज्ञा बहुवचन बनाने के आधार कितने खाके हैं? 3। खाका नंबर 1 है वचन बदलने का आधार। खाका दूसरा एक वचन और तीसरा है बहुवचन। जैसे कर्ता है, कर्ता में क्या होगा? लड़का। और लड़का का बहुवचन
लड़के, विभक्ति लड़के ने, ऐसा लिख सकते हैं। और बहुवचन में लड़कों ने, ठीक है। संबोधन के साथ ए लड़के, और बहुवचन में ए लड़कों। इस तरह से बढ़िया समझा के लिख दिया बेटा। तो ये ऐसे ही शब्द अपनी पुस्तक से छांट कर और उसका एक वचन बहुवचन बनाने। योग्यता विस्तार है ना, हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित व्यंग भोला राम और जीव में भी व्यवस्था का करारा व्यंग दिया गया है। इस पुस्तकालय में या अपने शिक्षकों से की मदद से पढ़िए एवं कक्षा में चर्चा कीजिए कि एक वचन से बहुवचन क्या होता है, हैं? व्यंग किसको कहते हैं? व्यंग का अर्थ जानता है? जब कोई बात ला ऐसे बोल दिए जाते कि जिसके लिए बोला जा रहा है उस व्यक्ति को ठीक ना लगे, कटु लगे, इस तरह के कहना व्यंग कहलाता है। एक उदाहरण बताओ, सुनो। जैसे मान लो कक्षा चल रही है ना, विद्यालय आने का समय है 7:30 बजे प्रातः काल है, और यदि कोई लड़का 8 बजे आ रहा है तब का लेट आते ना, तब जो शिक्षक है उस लड़के से कहते हैं, क्या कहते हैं, बड़ी जल्दी आ रहे हो। तो निकल कैसे लगी, कागज की वो 7:30 के आते थे ना, 8 बजे आते थे। और उसमें गुरु जी क्या कहा थे, बड़ी जल्दी आ रहे हो, तब कैसे लगी बोला, शर्मा जाए ना वो लिखा है। तो इसको कहते हैं बेटा, इस प्रकार की युक्ति को व्यंग, ठीक है। तो ऐसी ही लिखना, ऐसी ही सोच करके तुमको बनाने। आगे अब देखो दूसरा प्रोजेक्ट कार्य। पाठ में कई प्रशासनिक कार्यालयों में नामों का उल्लेख हुआ है। इसी तरह क्रमांकन, आपके आसपास कौन कौन से प्रशासनिक कार्यालय हैं, इनकी सूची तैयार कीजिए। दूसरा ख, अपने द्वारा बनाए गए कार्यालयों में से किन्हीं 3 कार्यालयों के नाम कौन कौन से पद हैं, उनके हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में नाम लिखिए। अपने इस प्रोजेक्ट कार्य को विद्यालय कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। ये है अपन दिमाग के उपयोग करना है ना। साहित्यकार ये चाहते कि बच्चों में सोचने विचारने की शक्ति आ जाए, बच्चे रट्टू प्रकार के ना हो। क्योंकि पहले जमाने में क्या है, कोई चीज रटवाया जाता था, तो अब ये जमाना आ गया कि उदाहरण बता दिया जाता है और उसके बाद बच्चों को अपने से उसको समझाया, अपने से उसका उदाहरण प्रस्तुत करके और
सारी चीजें हैं आज के पढ़ाई में विद्यमान। ठीक, तो इस तरह से ये पाठ पूर्ण हो गया बेटा। आ जाओ आगे। पाठ 3.4 रीढ़ की हड्डी। लेखक हैं इसके जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर जो लेखक हैं, जिसने रीढ़ की हड्डी का शीर्षक में अपनी विचार व्यक्त किए हैं। अपन देखते हैं सर्वप्रथम माथुर जी के संक्षिप्त जीवन परिचय पर ध्यान देते हैं। सुपरिचित नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म सन 16 जुलाई 1917 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के खुर्जा जिला बुलंदशहर में हुआ। देखना, शहर का नाम है बुलंद। उन्होंने ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठ पर आधारित नाटक माथुर जी की विशेषता, उनके साहित्य में उनकी झुकाव किधर था, तो उन्होंने ऐतिहासिक और सामाजिक, समाज में कौन सी बातें अच्छी है और क्या होना चाहिए, ये लेख के माध्यम से साहित्यकार ने प्रकाशित किया है, बताया गया है। तो ऐतिहासिक अर्थात विच इज पास्ट, इतिहास से संबंध। तो इतिहास से कौन संबंध रखता है? पुरानी बात को दोहराना, बताना, उसकी जानकारी लेना, ये कहलाता है इतिहास। तो ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित नाटक लिखे हैं। क्या लिखे हैं माथुर जी? नाटक ला काय किसी जानता हैं? साहित्य की भाषा में नाटक को विधा कहा जाता है, गद्य विधा। हाँ, साहित्य में बेटा दो विधाएं होती हैं, काव्य विधा, गद्य विधा। तो ये नाटक गद्य विधा है। और कोई विधा जानते हो गद्य विधा? जैसे ये नाटक है। नाटक का छोटा भाई प्रहसन, वह गद्य विधा है। जान रहे हो? प्रहसन खेल था नहीं, तो वही प्रहसन भी गद्य विधा है। इस तरह से ये गद्य विधा, इसके साथ साथ उपन्यास है, कहानी है, रेखा चित्र है, ये सब गद्य विधाओं के अंतर्गत आता है, जैसे कि नाटक। ठीक है। उनकी प्रमुख रचनाएं भोर का तारा, ओ मेरे सपने, यह एकांकी है ना, सादिया कोणार्क, पहला राजा जिसने जीना सीखा, तथा 10 तस्वीरें आदि
माथुर जी के साहित्य है जो समाज में मिला है। इनका निधन 14 मई 1978 को हुआ। ये माथुर जी के संक्षिप्त जीवन परिचय। अब अगले पीरियड में बेटा हम इस रीढ़ की हड्डी नामक जो एकांकी है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक।